हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे विजन एग्जाम की टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही बेहतरीन संस्था का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, इसलिए आप इससे चूकिएगा नहीं। इसका आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट पहला का पूरा करवा दिया हूं। दूसरे प्रैक्टिस सेट का हम जीएस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड है, जीएस और सामान्य हिंदी। तो जीएस वाले पार्ट का हम पार्ट ए कर लिए थे, क्योंकि 140 क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो उसको एक वीडियो में समेटना जल्दबाजी हो जाएगी और जो हमें कंटेंट परोसना चाहिए वो हम नहीं परोस पाएंगे। क्योंकि सिर्फ टेस्ट सीरीज का प्रश्न गिनवा देना बड़ी बात नहीं है, उसके प्रश्न पर मंथन करना ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये चीज होती है स्टूडेंट के लिए, जिससे प्रश्न थोड़ा सा घुमाए तो आप कंफ्यूज ना हो पाए, आप प्रश्न को फोड़ डालें, क्रैक कर सके। तो जीएस का ये फर्स्ट पार्ट हम लोग कर लिए थे, आधा प्रश्न, और इसी जीएस वाले पार्ट का हम लोग पार्ट बी करने जा रहे हैं। ये पार्ट बी हो जाएगा तो इसी प्रैक्टिस सेट का सामान्य हिंदी आपको हम जनरल हिंदी वाला करवा देंगे। तो चलते हम लोग बिना देरी के, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है दोस्तों, एकदम बेहतरीन कंटेंट। आप लोग एक एक, और ये जो पार्ट ए में हमने करवाया था जीएस का, इसमें बड़े बड़े प्रश्न थे, कंसेप्चुअल टाइप के प्रश्न थे। अब हम ये जो पार्ट बी वाला प्रश्न आपसे करवाए जा रहे हैं, इसमें प्रश्न आपको छोटे मिलेंगे लेकिन फैक्चुअल टाइप के प्रश्न मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा फैक्ट होगा, क्योंकि आरओ एआरओ का एग्जाम आप देखेंगे ज्यादातर फैक्ट बेसिस होता है, बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो चले हम लोग शुरू करते हैं अपने इस जीएस वाले पार्ट बी का। दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, यहां से हम लोग इसको कर रहे हैं। बाकी आप पहला पार्ट नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल से आपको यहां प्रश्न देखने को कुछ मिलेंगे। आप देख रहे हैं पहला प्रश्न जो 76 वाला दिया है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न है, और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों के बारे में कुछ कथन दिया है। इन चारों कथनों को पढ़कर आप बताइए कि कौन सा उत्तर होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। तो रामसर स्थल आप लोग जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमि होती है उसे रामसर स्थल हम लोग कहते हैं। आप थोड़ा सा जान लीजिए, आपके काम की चीज है। वर्तमान में जब हम वीडियो बना रहे हो तो इस समय टोटल 91 रामसर स्थल हैं पूरे भारत में, जिनमें से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 हैं, और ये तमिलनाडु में दोस्तों इस समय 20 हैं। तो इसे चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग यहां पर अब प्रश्न को देखते हैं, कथन पढ़ते हैं क्या है। सूर सरोवर, जिसे हम लोग कीथम झील कहते हैं, रामसर सूची में शामिल आगरा जनपद का प्रमुख जलाशय है। यस, बिल्कुल सही है। सूर सरोवर झील, जिसे कीथम झील कहा जाता है, ये आगरा का है और रामसर स्थल सूची में शामिल है। दूसरा कथन कह रहा है कि सरसई, नावर झील और समन पंछी अभ्यारण्य क्रमशः इटावा और मैनपुरी जिलों में है। यस दोस्तों, सरसई इटावा में है और समन मैनपुरी में है। ये भी दूसरा वाला कथन भी आपका सही हो गया। तीसरा वाले में कह रहे हैं हैदरपुर आर्द्रभूमि बिजनौर जिले में स्थित है और यह नवीनतम रामसर स्थलों में से एक है। यस, हैदरपुर वाला बिजनौर में ही है, जहां से गंगा नदी प्रवेश करती है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं चौथे नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, कई सारा फैक्ट मिलेगा। कह रहे हैं नवाबगंज जो कि उन्नाव में है, फिर समसपुर जो रायबरेली में है, सांडी जो हरदोई में है, और पार्वती अरगा जो गोंडा में है। तो ये पंछी अभ्यारण्य को रामसर मान्यता प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों ये गलत बात है, यही गलत है, क्योंकि ये जितने मैंने नाम बताए हैं चौथे कथन वाले का, सब के सब रामसर स्थल में ये सब दर्ज हैं। तो जहां 4 होगा आप काट दीजिए जिस विकल्प में, यहां 4 बैठा है, यहां 4 बैठा है, यहां बैठा है, यहां पहले वाले में नहीं है, पहला आपका उत्तर हो जाएगा, यही आंसर है। तो देखो क्वेश्चन बड़ा लग रहा था लेकिन कितना ही छोटा है, कई सारा फैक्ट आपको एक ही प्रश्न में मिल गया, इसलिए प्रश्न बड़ा देखकर डरा न कीजिए। तो चले हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं 77 का। 77 में आपसे कह रहा है दोस्तों, ये प्रमुख विशेषताओं, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थल दे दिया है, कुछ ऐतिहासिक स्थलों के नाम और उसके कुछ प्रमुख विशेषताओं के नाम है। कह रहा है मिलाइए। तो सूची 1 में स्थल है, सूची बी में उसकी विशेषताएं। तो चलिए भाई, किस स्थल की कौन सी विशेषता है? आगरा को कौन भूल सकता है भाई? आगरा को जो नहीं भूल गया तो समझ लो सब कुछ भूल गया। स्थापत्य ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो यहां आ जाएगा, बच्चा भी जान जाएगा छोटा सा। तो अब हम समझ गए कि ए वाला हमारा 4 पे जाएगा। देखो ए 4 कहां पर है, केवल इसी में है और कहीं नहीं है, सी वाले में। तो यही हमारा सी आंसर हो गया। इतने से ही हमें जो है
प्रश्न का उत्तर पता चल गया। बाकी हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको अधिक जानकारी के लिए बता दें, हस्तिनापुर को भी कैसे भूल सकते हैं जो है दोस्तों, कौरवों की राजधानी। तो ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये तीसरे वाले में जैन तीर्थ कौरवों की राजधानी। और बाकी जो आपका सी वाला है वो तो एक पर चला जाएगा, कौशाम्बी की राजधानी क्या है, ये वत्स है। वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी, तो यहाँ आ जाएगा। और अतरंजी खेड़ा दूसरे नंबर पर। तो दोस्तों अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद से संबंधित आपका प्रश्न है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी से संबंधित उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथनों को पढ़कर बताइए कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले आप थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए कि ओडीओपी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 24 जनवरी 2018 से शुरू की गई थी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो 2018 से यही शुरू है। ओडीओपी सरकार ने घोषणा किया था कि हर एक जिलों को उनके पारंपरिक उत्पाद के रूप में उन्हें पहचान दिया जाए। तो देखें दोस्तों, यहां पर पहला कथन जो है, प्रयागराज जो होता है उसको मंजू उत्पादन के रूप में चुना गया है, मंजू उत्पादन के लिए। ये बात सही है, ये तो बात हमारी सही हो गई। अब जो दूसरा कथन दोस्तों कहा जा रहा है, इसमें बदायूं और ये बरेली को, बदायूं और बरेली दोनों जो उत्पाद हैं, इसमें जो है जरी जरदोजी को चुना गया है। जरी जरदोजी क्या होता है, महंगे और विशेष प्रकार के कपड़ों पर ये कढ़ाई किया जाता है एक तरह का, ये जरी जरदोजी है। तो ये भी दूसरा वाला भी कथन हमारा सही निकल गया। तीसरे वाले को अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ तीसरे कथन को, तो वाराणसी, मऊ और चंदौली में क्रमशः वस्त्र, रेशम, जरी आधारित ओडीओपी सूची में है। यस, ये भी बात सही है, तीसरा भी कथन आपका सही है। और चौथा अगर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो अयोध्या का चयन कर रहे हैं कि जरी जरदोजी के लिए हुआ है। गलत बात दोस्तों, जरी जरदोजी के लिए नहीं, अयोध्या का चयन गुड़ के लिए हुआ है, गुड़ के लिए हुआ है। तो ये हमारा चौथा गलत हो गया। सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है अयोध्या में। तो ये यहाँ पर चौथा आप जहां जहां है उसे काट दीजिए। यहाँ पर चौथा बैठा, ये नहीं हो सकता। और कौन सा नहीं है, तो आपका देख रहे हैं कि ये शुरुआत के तीनों सही थे, शुरू के 1 2 3, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए, यूपी से संबंधित उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के संबंध में जो नई आई है, इसके संबंध में आपको कुछ कथन दिए गए हैं। कह रहे हैं कि कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिए, यहीं पर इसका सारा सार छिपा हुआ है। कौन सा असत्य है उसे बताइए। तो आप अगर जनसंख्या नीति एक बार प्लीज आप पढ़ लीजिएगा, किसी भी बुक से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, या फिर आप इंटरनेट से भी, गूगल वगैरह से पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो 2026 तक जनसंख्या नीति में कहा गया है कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि दोस्तों वर्तमान में इस समय उत्तर प्रदेश की जो फर्टिलिटी रेट है 2.7 है। तो सरकार करे, इस फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है कि एक औसत निकाला गया है कि एक महिला जो है 2.7 बच्चों को पैदा कर रही है, तो हम इसे 2.1 तक करेंगे। तो ये औसत है। आप पॉइंट में न सोचिएगा सर ये पॉइंट में बच्चे कैसे होते हैं, ये आप समझ रहे होंगे ये बात। तो 2.1 करने का लक्ष्य 2026 तक सरकार का है। और 2030 तक दोस्तों 1.9 करने का लक्ष्य है सरकार का। ये भी आप जान लीजिए। ये तो सही हो गया पहला। दूसरा कह रहे हैं कि बी वाले में नवजात शिशु मृत्यु दर को 2030 तक 12 प्रति हजार, यानी 1000 में से 12 जीवित जन्म लेने का लक्ष्य रखा गया है। जो इस समय ज्यादा है तो उनको 12 करना है। तो ये भी सही है। लेकिन अभी हमें दोस्तों सही वाला उत्तर नहीं होगा, हमें उसको पहचानना है जो गलत कथन है, जो इंफॉर्मेशन में गलती दे दिया है। तो चले हम सी वाले को देखते हैं। सी वाले में क्या कह रहा है, 2030 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की दर को 25% पर लाने का लक्ष्य है। दोस्तों यही गलत है। 2026 तक, यहां देखिए बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है, 2026 तक सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश जो बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, 2026 तक हम जो है इसे 25% यानी 24.5 तक करेंगे, यानी 24.5 करने वाले हैं। लेकिन 2030 जब आएगा, 2030 तक हम इसे जो है ये 14%, 14.5% तक लाएंगे। तो यहाँ 2030 दे दिया है, तो यहाँ 14.5% देना चाहिए था, इसलिए यह गलत हो गया। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा कौन सा असत्य है, तो ये सी वाला असत्य है, यही आपका आंसर होगा।
और ये डी वाला तो सही है, मातृ मृत्यु दर को 2030 तक 90% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यस, ये वाला जो है मातृ मृत्यु दर को 2030 तक ये 90% नहीं, इसको कहना चाहिए था 90 तक लाने पर रखा गया है, जो इस समय 100 के ऊपर है। तो यस, ये डी वाला भी आपका सही हो गया। तो केवल सी ही गड़बड़ था, सी आपका आंसर होगा। अगर हम लोग विकल्प नंबर डी को अगर पढ़ते हैं तो इसमें दे दिया है देवा शरीफ मेला, आप लोग जानते हैं बाराबंकी में लगता है, तो यहाँ ललितपुर दे दिया है, तो ये गलत हो गया। तो विकल्प नंबर डी ही आपका आंसर होगा, क्योंकि यही मिसमैच है और कह रहा है कि बताइए कौन सा असत्य है, तो यही सुमेलित नहीं है, यही डी वाला असत्य है, क्योंकि ललितपुर की जगह पर दोस्तों यहाँ इसे बाराबंकी देना चाहिए था। तो बाराबंकी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, लिखने की सुविधा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप समझ जाएंगे। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों से संबंधित, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों से संबंधित नीचे कुछ जोड़े दिए गए हैं और कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक तरफ धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है और एक तरफ उसका नाम है, कौन कहाँ पर है और वो मिसमैच है, यानी वो गलत किया गया है, उसे आप पकड़िए। तो कनक भवन कहाँ पर है दोस्तों, ये अयोध्या में है। यस, नाम से ही लग रहा है। कालिंजर दुर्ग दोस्तों बांदा में है, आप इसे भी जानते हैं अच्छी तरह से। 84 गुंबद कालपी में है, ये भी सही है। और जेके मंदिर यहाँ जो प्रयागराज में दे दिया है, प्रयागराज में हम रहते हैं तो मुझे मालूम है प्रयागराज में जेके मंदिर नहीं है। यह जो है कहाँ है दोस्तों, यह कानपुर में है। तो ये कहाँ है, कानपुर में है। ये विकल्प नंबर ये आपका डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, यही आपका आंसर होगा यहाँ पर। अगर हम लोग अगले 82 वाले पर चलते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको यूपी स्पेशल से ही प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश के मंडलों और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों, आप लोग जानते हैं एक जिला होता है जो विकसित थोड़ा सा होता है, उसके आसपास जिलों को मिलाकर मंडल बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल इस समय 18 मंडल हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। तो अगर हम विकल्प नंबर ए को देखें तो मेरठ मंडल जो है, मेरठ में गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर आते हैं। आगरा को हम लोग देखें तो आगरा में मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, आगरा, और ये आगरा दे दिया है। तो दोस्तों आगरा वाले मंडल में ये इटावा नहीं आता है, यही आपका गलत हो गया। आगरा इटावा जो होता है वो कानपुर वाले मंडल में आता है, जबकि मैनपुरी आ जाता है आगरा में। तो इटावा की जगह अगर मैनपुरी होता तो सही हो जाता। तो इटावा दे दिया है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों इटावा तो कानपुर में आता है। यहाँ मैं कान लिख दे रहा हूं तो आप समझ जाएंगे, तो इसलिए यह गलत हो गया। विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो गया है, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा असंगत है। तो असंगत यही है भाई, बाकी सब तो संगत ही होंगे। अब हमें पता लग गया, इसका मतलब हमें ये गलतियों को हमने पकड़ लिया, आगे हमें पता होगा हाँ जो मिला है सब सही है। लखनऊ मंडल में हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, खीरी, लखनऊ, उन्नाव। फैजाबाद मंडल में यानी अयोध्या में अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अयोध्या। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पर। अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 वाले में, तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न। अब हम लोग यूपी स्पेशल से छुटकारा पा गए, अब हम चले आए हैं इस पर। तो भारत में पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर डेल्टा क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों डेल्टा वहीं पर बनता है जहां नदियां का स्लोप कम होता है, नदियों का बहाव धीमा होता है, अपने जो गाद को वो छोड़ देते हैं, तो वही डेल्टा बनता है। तो कह रहे हैं कि पूर्वी तट जो होता है, जैसे आप ये ऐसे मान लीजिए, तो ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो कह रहे हैं कि ये पश्चिमी तट पर डेल्टा क्यों नहीं बनता है, यानी यहाँ पर ये डेल्टा क्यों नहीं बनता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहाड़ियां एक बड़ी ही करार पर हैं, बहुत ही ज्यादा ढलान पे हैं, और जहाँ बहुत ज्यादा ढलान होता है वहाँ पानी का बहाव बहुत तेज होता है। तो पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण वो सारे मलबे को बहा कर ले जाती है, छोड़ती नहीं है, और जब मलबा रुका ही नहीं तो डेल्टा बनेगा ही नहीं। तो इतना समझ लीजिए। तो यहाँ की नदियां लंबी होती हैं, ये बात गलत हो गई, लंबी की वजह से नहीं होती हैं। ये कहाँ है, तट खड़ी ढाल वाला, यस यहाँ पर है। सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की तट जो है खड़ी ढाल पे है, करार पे है, इसलिए बहाव बहुत तेज होता है, मलबे को बहाकर लेके चली जाती है। यस, तो यही है, इसीलिए जो है पश्चिमी तट पर डेल्टा नहीं बनते हैं। आगे हम लोग देखें, अगर आगे क्या है दोस्तों हमारा, ये क्या है, प्लवमान कृषि यानी फ्लोटिंग एग्रीकल्चर भारत में कहां पाई जाती है। तो दोस्तों प्लवमान अगर नहीं है, क्योंकि हमें इंग्लिश वाला देखा तो हमारा दिमाग काम कर गया, ये क्या पूछना जाता है।
तो आप लोग को पहले जानते हैं मणिपुर में फ्लोटिंग द्वीप पाए जाते हैं, तैरते द्वीप आप लोग जानते हैं। तो मणिपुर ये आप लोग जानते हैं तैरते द्वीप पाए जाते हैं। उसी द्वीप पर जो खेती किया जाता है वो उसे प्लवमान कृषि या फ्लोटिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपसे ये पूछना चाह रहा था ये कि भाई फ्लोटिंग द्वीप कहाँ पर पाए जाते हैं वो बता दीजिए। तो मणिपुर में। आगे हम लोग देखते हैं अगर ये 85 में क्या है, कौन सी तटरेखा सबसे लंबी है। तो इसका मैं आपको ये स्क्रीनशॉट अभी दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत सारे ये प्रश्न में ये पूछा जाता है कौन सी तटरेखा सबसे लंबी है किन राज्यों की। तो आप लोग जान लीजिए यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, राज्य की बात मैं केवल कर रहा हूँ। यहाँ गुजरात से होते हुए जब आप यहाँ पश्चिम बंगाल तक आएंगे, यानी गुजरात से होते हुए वेस्ट बंगाल तक आएंगे, तो वहाँ आपको 9 राज्य मिलेंगे जो तटरेखा पर हैं, जिनके पास अपनी तटरेखा यानी जो समुद्र से लगे हुए हैं। तो तटरेखा सबसे लंबी तो गुजरात की है यहाँ पर। ये विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तो विकल्प नंबर यहाँ पर ये सी हो जाएगा, आपका सी आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 86 वाले में। 86 में आपसे क्या कह रहा है, भारत के मध्य क्षेत्र में सूखे की संभावना क्यों अधिक है। तो भारत के मध्य क्षेत्र की बात किया है, मध्य प्रदेश और उसके आसपास एरिया में कह रहे हैं सूखे की संभावना क्यों अधिक है। तो मेरे भाई इसीलिए है क्योंकि कहीं पर आप लोग कहावत सुने हैं ना, कोई खा के मर रहा है तो कोई खाने के लिए मर रहा है। तो कहीं पर वर्षा बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, यानी मानसून की जो है एक तरह का अस्थिरता के कारण विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा आपका। मानसून वहां पर स्थिर नहीं है, कभी बहुत बारिश हो जाएगी, कभी बहुत किसी स्थान पर, तो इस तरीके से। तो बी वाला हो जाएगा आपका, 86 का बी हो गया हमारा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 को देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है जियोग्राफी का। ये क्या दिया है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR किसका प्रमाण है। तो ये प्रमाण पूछ रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा भूगोल में, बिग बैंग सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग के कारण हुई थी, एक महाविस्फोट के कारण हुआ था, आग के गोला था ये पहले। तो उसी में दोस्तों एक तरह का ये जो CMBR है यह प्रमाण देता है, इसका जो ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ये प्रमाण देता है कि हाँ भाई ये बिग बैंग के सिद्धांत अनुसार, ये बिग बैंग के ये जो पृथ्वी एक आग का गोला थी, ये जो बिग बैंग वाला सिद्धांत है इसी को ये प्रूव करता है। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर। आगे हम लोग देखें 88 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो आपको एक कथन दे दिया है, फिर कारण दे दिया है। तो कह रहा है कि भाई कथन और कारण को पढ़कर बताओ कौन सा उत्तर सही है। तो आप बताएंगे पृथ्वी की ध्रुवी चपटा हुआ आकृति है। यस, पृथ्वी आप लोग देखेंगे ध्रुवों पर चपटा है, क्योंकि भूमध्य पर जो है थोड़ा उभरा हुआ है। तो घूर्णन के कारण, जैसे पृथ्वी का घूर्णन भूमध्य रेखा को फैलाता है, यस घूर्णन के कारण हुआ। तो ये दोनों कथन, हमारा कथन ए भी सही है और ये कारण आर भी सही है। कारण ए को जो है ये व्याख्यित भी कर रहा है उसको। तो विकल्प नंबर ए हमारा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 88 का हमारा ए हो जाएगा। बहुत आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में वो कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा उदाहरण है जो अभिसारी प्लेट सीमा का उदाहरण है। तो दोस्तों अभिसारी प्लेट आप लोग पढ़ा होगा ना जियोग्राफी में। अभिसारी प्लेट क्या होगा, हमें मालूम पृथ्वी जो है प्लेटों में, कई प्लेटों में विभक्त है, और जब प्लेटें, एक प्लेटें इधर से एक प्लेटें इधर से एक दूसरे के पर आती हैं, टकराती हैं, टकराने के बाद होता क्या है, या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, एक ऊपर हो जाएगी एक नीचे, और या तो जो है दोस्तों वो दोनों टकरा कर ये ऊपर पहाड़ी पर्वत का निर्माण करती है। तो यही अभिसारी प्लेट के तहत जो है किसका एक निर्माण हुआ है उसका उदाहरण बताइए। दोस्तों यही हिमालय क्षेत्र का, ये प्रूव करता है कि दो प्लेटें, उस प्लेटों का नाम है भारत और यूरेशियाई प्लेट, यहाँ पर आके टकराई और उनके टकराने की वजह से दोनों ऊपर नीचे जाने का नाम ले रहे थे, तो उनके मलबे से ये जो है ये बना जो है पहाड़ी जो हिमालय क्षेत्र है ये वाला। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं। और ये अभिसारी प्लेट सीमा आप लोग जानते हैं 3 टाइप की होती है, याद रख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन सा प्लंजिंग फोल्ड का परिणाम है। तो प्लंजिंग फोल्ड का परिणाम क्या है, फोल्ड को दोस्तों हिंदी में कूप कहा जाता है। तो फोल्ड को हिंदी में
कूप कहा जाता है, तो आप लोग यहाँ समझ जाइएगा। प्लंजिंग फोल्ड एक तरह का भू आकृति विज्ञान है, एक तरह की ये फोल्डिंग है। तो विकल्प नंबर यहाँ ये कूप हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यही है। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 91 वाले में, तो कह रहे हैं दोस्तों कि यह पृथ्वी की धुरी जो 23.5 डिग्री झुकी है, अगर यह झुकी न होती तो किस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता। तो मेरे भाई, अगर ये पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी, अगर ये झुकी न रहती तो जो मौसम परिवर्तन होता है ये होता ही नहीं। जैसे ठंडी रहती तो गर्मी रहता, ठंडी रहती तो ठंडी ही रहता, गर्मी रहता तो गर्मी, हर जो है देश में वैसे की वैसे रहता। तो विकल्प नंबर ये हमारा ऋतुओं का अस्तित्व पे खतरा पड़ जाता, मौसम परिवर्तन न होता। तो विकल्प नंबर सी, ये मौसम परिवर्तन पर सर्वाधिक प्रभाव डालता अगर झुकी न होती तो। हवा पवन, एक पहली सूची में हवा और पवन दे दिया गया है और दूसरी सूची में उसका विशेषता दे दिया गया है। तो किस हवा या पवन की क्या विशेषता है, इसे हमें मिलान करके बताना है। अच्छे से आप लोग मिलान कर लेंगे। आप लोग जानते हैं इसके बारे में, चिनूक, जिसे हिमभच्ची कहा जाता है। हिमभच्ची क्यों? क्योंकि यह बर्फ को पिघला देती है, बहुत गर्म हवा होती है, यह रॉकी पर्वत पर चलती है दोस्तों। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो विकल्प ये ए वाला जो है आपके मिल जाएगा इसके साथ, रॉकी के साथ, रॉकी पर्वत। हरमट्टन को यह बहुत ही डॉक्टर विंड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उमस से वो बहुत बड़ी राहत देती है। ये सूखी हवा होती है, जब उमस होने लगती है तो ये आकर शरीर को बड़ा ही सुखद देती है। तो पश्चिमी अफ्रीका में ये चलती है। तो विकल्प नंबर ये आपको यहाँ चला आएगा। और लू को कौन भूल सकता है दोस्तों, हम लोग छोटे छोटे तभी जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में मम्मी लोग गर्मी में कहती हैं बाहर मत जाओ लू लग जाएगा, तो ये होता था। और बचा एक हमारा बोरास, ये यूरोप की ठंडी हवा। तो सब सीधे सीधे मिले हैं, विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 वाले में। बहुत बढ़िया प्रश्न। COP28 के संबंध में आपको कुछ कथन दे दिया है, उसी से संबंधित करा है। बताइए कौन सा कथन हमारा सही है। COP28 आप लोग जानते हैं यूएई में हुआ था जो है 2023 में, तो उसी के संबंध में कथन है। तो पहले वाले में दिया है दोस्तों, यह पहली बार है जब किसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल की चरणबद्ध तरीके से समाप्ति की बात की गई थी। तो जी बिल्कुल इसी में बात किया गया था। तो पहला, और कहा गया था कि सभी देशों पर यह बाध्यकारी नहीं, जो विकासशील देश हैं या जो पिछड़े हैं तो उन पर ये निर्णय बाध्यकारी नहीं था। तो सभी देशों पर यह बाध्यकारी नहीं था, इसमें बाध्यकारी दे दिया, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी 3 गुना वृद्धि का आह्वान किया गया था, भाई रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जाए। तो यस ये सही है, 1 और 3 आपका सही निकला, बाकी दूसरा गलत था। आपको इसमें एक कथन दे दिया है ए और कारण दे दिया है आर। कथन और कारण को पढ़ के बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। कथन में कह रहे हैं कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट जिसका नाम है सर्कुलर इकोनॉमी रिपोर्ट। तो इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ईपीआर को अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण बताया गया है। तो यस इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है कि भाई जो उत्पाद जो आप उत्पादन करने वाला होता है, उपभोक्ता नहीं उत्पादन करने वाला, यहाँ प्रोड्यूसर लिखा है, तो वो अपने कचरे यानी अपशिष्ट का खुद अपने मैनेज करेगा। तो ये तो पहला आपका सही है। दूसरे में उसी को घुमा दिया है, ईपीआर का तात्पर्य है कि उपभोक्ता अपने उत्पादों के निपटान के लिए जिम्मेदार है। तो नहीं भाई, उपभोक्ता नहीं, यह जो है ये प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। तो उत्पादक के संबंध में ये था, उपभोक्ता के संबंध में ये नहीं था। तो विकल्प आपका ये आर गलत हो गया। तो आपका क्या होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, सी। 94 का ये आपका यहाँ ये सी हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा 94। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है 95 वाले में सल्फर चक्र एवं पौधों क्या है, जरा देखते हैं। सल्फर चक्र एवं पौधों में इसके अवशोषण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो जरा विचार करके बताएं कि क्या हमारा आंसर होगा, जरा देखते हैं। पहला वाला में दोस्तों जो हमसे कहा जा रहा है, पौधे सल्फर को मृदा से सल्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। यस ये बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये हमारा ये जो कथन है ये सही है। दूसरा वाले कह रहे हैं थायोबैक्टीरियेसी कुल के रसायन संश्लेषी जीवाणु सल्फर को सल्फेट में ऑक्सीकृत करते हैं। यस ये भी सही है। और यहाँ पर अगर हम लोग तीसरे वाले को पढ़ते हैं तो फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में फास्फेट के रूप में होता है। यस फास्फेट के रूप में ही ये
चट्टानों में होता है फास्फोरस का, तो ये भी तीसरा वाला हमारा सही निकल गया। सल्फर का वसा एवं कार्बोहाइड्रेट निर्माण में उपयोग होता है, तो दोस्तों ये बात यहाँ पर गलत है, यही चीज यहाँ पर गलत हो गई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फास्फोरस ये तो हो गया हमारा, ये सल्फर प्रोटीन का एक आवश्यक संगठक है, न कि कार्बोहाइड्रेट का, तो ये प्रोटीन यहाँ दिया होता कार्बोहाइड्रेट की जगह पर तो सही हो जाता, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, तो जहाँ चौथा है आप काट दीजिए, तो आपका यही बी वाला सही हो जाएगा। आगे जरा देखते हैं हम लोग 96 में क्या है, अब छोटे छोटे प्रश्न है। तो 96 में आपसे पूछा जा रहा है कि नंद वंश के बारे में किस ग्रीक लेखक ने, यार ध्यान दीजिएगा, ग्रीक लेखक के बारे में बात कर रहा है, ग्रीक लेखक के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान से तुरंत दे देंगे। तो नंद वंश कौन था, आप लोग जानते हैं, मौर्य वंश का ही वो अंतिम शासक था वीरदत्त, जिसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने वध करके गुप्त वंश की नींव रखी थी। तो नंद वंश के बारे में कौन सा लिखा है कि डियोडोरस ने लिखा है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ये किसने लिखा है, डियोडोरस, कहा था कि भाई नंद वंश जो थे वो बहुत सी, नंद वंश के शासक बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करके रखे थे, तो इसने ही लिखा है, तो विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, डियोडोरस। आगे अगर हम देखें तो अकबरनामा और आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो भाई अबुल फजल हैं, विकल्प नंबर बी अबुल फजल कौन थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ये सरकारी इतिहासकार थे एक तरह का अकबर का। तो अकबरनामा में अकबर के कार्यकाल से संबंधित तो बातें लिखी गई हैं, आनी और आईने अकबरी में उसके प्रशासनिक बातें लिखी गई हैं, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा, अबुल फजल। आगे अगर हम देखें 98 वाले में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कहाँ से अशर्फियों, अशर्फी का मतलब होता है दोस्तों जेवरात, एक तरह का ज्वेलरी होता है, अशर्फियों का उपयोग का प्रमाण नहीं मिलता है, तो अशर्फियों के उपयोग का प्रमाण नहीं मिलता है, अवध से नहीं मिलता है, विकल्प नंबर डी। और बाकी आप देखेंगे तो अवध से कहीं मिला है तो बहुत थोड़ा बहुत मिला है, न के बराबर, और बाकी हर जगह से अब अशर्फियों का उत्पाद मिला है, सोने चांदी का, जैसे वहां से खुदाई हुआ, देखें मुर्दों को भी गहने उन्हें पहनाकर दफनाया गया है, तो इससे प्रमाण मिला हाँ वहां अशर्फियों का उपयोग होता था। आगे आप लोग देखें 99 में क्या पूछा जा रहा है, पूर्ण स्वराज, बहुत अच्छा प्रश्न, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब और कहां हुई थी भाई, ये प्रण लिया गया था 1919 लाहौर अधिवेशन, नेहरू जी इसकी अध्यक्षता किए थे, और इस समय जो है प्रण लिया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता की पहली बार मांग किया गया था कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरी आजादी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात इससे संबंधित 26 जनवरी, याद रखिए 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया था ये, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ नवंबर में, तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए, 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए, तो ये तय किया गया भाई हम 2 महीना रुक जाते हैं, जो है अब इसे हम 26 जनवरी को ही संविधान लागू करते हैं, 26 जनवरी 1950 को तब जाके संविधान लागू हुआ, तो इसीलिए जो गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे देखें हम लोग 100 में क्या कहा जा रहा है, मानव पूंजी, गला इस समय दोस्तों थोड़ा हमारा बैठा हुआ है, आप लोग जो है मैनेज कर लीजिएगा, बहुत सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। तो मानव पूंजी का निर्माण के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया, मानव पूंजी का मतलब आप यही समझ लीजिए, ऐसी पूंजी, ऐसा पूंजी, ऐसा क्षेत्र जो मानव को इस तरह से डेवलप कर दे, मानव पूंजी बनाने लायक हो जाए। तो भाई मानव कैसे होगा, शिक्षित कर दीजिए तभी ना, एक अशिक्षित मानव रहेगा उसे कुछ ढंग ही नहीं रहेगा, तर्क वितर्क नहीं रहेगा, तो कैसे पूंजी बनाएगा। तो एक मानव पूंजी निर्माण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण ये सब जरूरी होता है, भूमि सुधार मानव पूंजी से संबंधित नहीं है, तो विकल्प नंबर ये 3 जहां हो उसे कट कर दीजिए, तो यहां हटा देंगे तो बचेगा आपका 1 2 4, 1 2 4 कहाँ है, यहाँ है, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। चले हम लोग, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग, ये 101 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 101 में जो पूछ रहे हैं आपसे, तो इसमें कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कुछ कथनों पर विचार कर लें और विचार करके सही कथनों का चयन कर लें। तो चले भाई हम सही कथनों का चयन करते हैं, सही कथन कौन कौन सा है, तो पहला, शिक्षा उत्पादकता में वृद्धि करती है, यस, ये दोनों दोस्तों ये फैक्ट प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप करेंगे तो ये कहीं बुक में नहीं पढ़े होंगे तब पर भी पढ़ लेंगे ये, तो थोड़ा सा दिमाग से करिएगा, शिक्षा उत्पादकता में वृद्धि करती, करती तो है भाई, शिक्षा रहेगा तो आदमी को सोचने समझने तर्क वितर्क करने की शक्ति रहेगी,
तो क्यों न करेगी। तो बात सही है, शिक्षा केवल सांस्कृतिक उन्नयन तक सीमित रहती है। तो भाई कैसे, शिक्षा केवल सांस्कृतिक को बढ़ावा देने तक सीमित है और किसी में नहीं, तो ये बात तो सरासर गलत हो गई। शिक्षित व्यक्ति बेहतर इनकम अर्जित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये भी सही है। और शिक्षा का प्रभाव केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। क्यों शहरी तक है भाई, गांव में नहीं है शिक्षा, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो आपका 1 और 3 सही है, और सॉरी हाँ 1 और 3 सही है, 2 4 गलत है, तो 1 और 3 यही सही होगा। आगे देखते हैं 102 में हमारा क्या कह रहा है। 102 में हमसे पूछा जा रहा है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। मतलब ये पूछा जा रहा है किसी राज्य की, कोई भी XYZ किसी भी राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, लेकिन वहां की शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर बहुत कमजोर है, बहुत कम है। तो उस राज्य के विकास को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता। भाई कोई राज्य पैसा ज्यादा कमा रहा है और खर्च ज्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं, और वहां पर जो है शिशु मृत्यु दर अधिक है, साक्षरता दर कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, आर्थिक रूप से तो विकसित है लेकिन सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। उसको ये सब चीजों का ज्ञात नहीं है, सिर्फ वो कमा रहा है, खा रहा है, खर्च कर रहा है। तो ये ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। 103 में आपसे पूछा जा रहा है भारत में गरीबी को, किसको, भारत में गरीबी को केवल आय या उपभोग लेवल से नहीं नापा जाना चाहिए, इसका मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों भारत में जो गरीबी है उसका केवल इनकम या उपभोग से नहीं नापा जाने कि भाई वो अच्छा कमा रहा है, अच्छा खर्च कर रहा है, तो मतलब वो गरीब नहीं है। तो गरीबी का पैमाना क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं एक शराबी भी कमा रहा है अगर 500 रुपया, तो दारू पी के खत्म कर देगा, उसके यहाँ की स्थिति बहुत जर्जर होगी। और एक आम इंसान पढ़ा लिखा ठीक ठाक है, नशेड़ी गजेड़ी नहीं है, तो वो भी 500 रुपया कमा रहा है, तो अपने घर के पूरे माहौल को ठीक करके रखेगा। तो यही इसमें कह रहा है कि क्या कारण है, केवल गरीबी को केवल इनकम और खर्च के आधार पर नहीं नापा जाना चाहिए। तो क्या है, तो दोस्तों इस पे, क्योंकि गरीबी एक मल्टी डायमेंशनल का रूप है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक वंचना शामिल होती है। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा इसका 103 का। 104 वाले का अगर हम देखें तो तथ्य आधारित प्रश्न है ये, तथ्य आधारित प्रश्न। भारत में किस वर्ष अति गरीब परिवारों को, यानी गरीब से गरीब परिवारों को जो सबसे निचले पायदान पर हैं, उनको टारगेट यानी लक्षित करने के उद्देश्य से अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया। तो अंत्योदय अन्न योजना क्या था दोस्तों, 2000 में, सन 2000 में यह शुरू किया गया था। तो यही आपसे पूछा जा रहा है क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि जो गरीब से गरीब परिवार है उनको सस्ता से सस्ता अनाज दिया जा सका, तो इसलिए वह शुरू किया गया था। तो विकल्प नंबर बी। अगला हम देखें 105 वाले में अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको कथन दे दिया है, कथन ए कारण आर, तो इसको बताकर बताना है कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो कह रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण भारत में पारंपरिक कुटीर एवं लघु उद्योग गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। यस दोस्तों, वैश्वीकरण का मतलब यहाँ हुआ सारे विश्व एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, कम्युनिकेशन और ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सारा सामान हम वहां से भेज सकते हैं, वहां मंगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ का जो पारंपरिक उत्पाद था जो हाथों से अपने बनाते थे लोग, बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे, तो जो है विदेशों से वही सामान महंगा बड़े बड़े लेवल पर मशीनों से बनकर आने लगा, सस्ता बिकने लगा बाजार में। तो ये जो पारंपरिक उत्पाद थे इन्हें लोग खरीदना छोड़ दिए क्योंकि ये महंगे होते थे और वो मशीन से बन के आ रहे हैं सस्ते, इसलिए खरीदना लोग खरीदने लगे। तो ये दोस्तों ये इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यस, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करके सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बाजार में उपलब्ध कराती हैं, वही जो मैंने बात बताया यही। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का कारण स्पष्ट कर रहा है, तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 देखने जा रहे हैं। आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के मनके से संबंधित प्रश्न दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के मनके उद्योग के संदर्भ में कुछ कथन है, कौन सी विशेषता सही है जरा बताइए। तो कुछ मनकों पर सोने की परत चढ़ाई जाती थी। मनके दोस्तों एक तरह का जेवरात को जो सजाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वही है मनका होता है। तो मनके पर सोने की परत भी चढ़ाई जाती थी। यस, मनकों का निर्माण केवल कांच और मिट्टी से होता था। दोस्तों गलत है, मनके का निर्माण कांच, मिट्टी, पत्थर और तरह के होते थे, तो उनसे भी होता था, केवल कांच और मिट्टी से नहीं होता था। तो पत्थर से भी होता था, मिट्टी से भी होता था, ये सब चीज़ों से होता था। तो ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तो जहाँ 2 होगा उसे आप काट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर अपने आप निकल कर आ जाएगा।
1, 3 और 4, क्योंकि और कोई बचता नहीं है। मन के बेलनाकार, ढोलाकार और खंडों में बने होते थे। फरमाना यानी हरियाणा में शवों को गहनों के साथ दफनाया जाता था। आगे अगर हम लोग देखें, अगला हमारा प्रश्न क्या है 107 में, बहुत अच्छा प्रश्न। खजुराहो में मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप लोग जानते हैं खजुराहो में जो मंदिर है, खजुराहो जानते सब लोग कहते हैं भाई वो कामुकता वाली वहां पर सब मूर्तियां रखी गई हैं। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए केवल 10% ही ये सेक्सुअलिटी यानी कामुकता वाली मूर्तियां वहां पर रखी गई हैं, बाकी अन्य चीजें दूसरे संबंधित है। तो यहाँ पर ये इसमें कह रहे हैं इनमें श्रृंगार प्रधान मूर्तियां आध्यात्मिक प्रतीक हैं। यस, सही तो हैं। ये मंदिर चंदेल वंश द्वारा बनवाए गए थे। यस, ये भी सही है। इसमें गोपुरम और 4 दीवारी होती है। गलत दोस्तों, क्योंकि यह जो खजुराहो के मंदिर बने हैं वो नागर शैली में बने हैं, क्योंकि नॉर्थ के मंदिर आप लोग देखेंगे उत्तर भारत के वो नागर शैली में बने हैं, और दक्षिण भारत के मंदिर वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। तो दक्षिण भारत में मंदिर जो द्रविड़ शैली में बने होते हैं उसमें गोपुरम होता है। तो गोपुरम कहाँ, नागर में होता है, तो ये गलत हो गया। तो आपका ये बचता है 1 और 2 ए वाला। आगे अगर हम लोग देखें 107 में, 107 में आपसे जो पूछा जा रहा है, 107 आगे ही है, तो 107 हो गया, सॉरी 108 में, 108 में आपसे पूछा जा रहा है मोढेरा सूर्य मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मोढेरा सूर्य, मो से मोदी, मो से मोढेरा, दोनों गुजरात से संबंधित हैं। तो ये गुजरात से संबंधित है मोढेरा मंदिर। एक मोढेरा एक गांव है, वहीं में ये पाया जाता है। गुजरात में एक जिला है मेहसाणा, वहीं पर एक एरिया है मोढेरा, तो वहीं ये सूर्य मंदिर है, तो उसी मोढेरा के नाम पर रखा गया है। इसका निर्माण सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। यस, ये बात सही है। दूसरे में करें कि यह पूर्वाभिमुख है, यानी पूरब की ओर मुंह, और सूर्य की किरणें विषुव पर सीधे पड़ती हैं। यस, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, गर्भगृह तक जाती हैं। और तीसरे में करें इसमें एक भव्य सूर्यकुंड है जिसमें 108 देवस्थान बने हुए हैं। जी, तीनों सही है हमारे, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 109 में हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। 109 में कह रहे हैं कि भारत में मार्शल आर्ट और नृत्य के संदर्भ में कुछ नीचे कथन दिए गए हैं, या मार्शल आर्ट हो सकते हैं या नृत्य हो सकते हैं। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, विचार कर बताइए सही सुमेलित कौन है। तो जरा देखते हैं, एक तरफ आपके कला के नाम दे दिएगा, वही कला मार्शल आर्ट या नृत्य, और दूसरी तरफ राज्यों के नाम है। तो दोस्तों एक तरह का ये कलारी पयट, ये क्या नाम दिया गया है, कलारी पयट, यह केरल का मार्शल आर्ट है। यस, ये बिल्कुल सही है। यह कहाँ का ये आर्ट है, केरल का एक तरह का ये मार्शल आर्ट होता है दोस्तों, जो युद्ध कौशल को सिखाता है। इसमें जो है अपने हाथों को इस तरह से, मतलब एक तरह से युद्ध की एक प्रैक्टिस होती है ये। और गतका जो है ये पंजाब का मार्शल आर्ट है, जो लकड़ी की तलवार या धातुओं की तलवार से वे प्रैक्टिस करते हैं। तो यस, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गुजरात का, ये केरल का है, ये पंजाब का है मार्शल आर्ट। और राय वेशे ये कह रहे हैं नागालैंड से संबंधित, नागालैंड से नहीं दोस्तों, ये कर्नाटक से संबंधित है। तो कर्नाटक से संबंधित है ये, तो ये नागालैंड से संबंधित नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 केवल हमारा सही है, बी वाला हो जाएगा। 109 का हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो ये चले हम लोग देखते हैं। तो कर्नाटक ये पारंपरिक नृत्य है, जो ये जो रायवेशे है कर्नाटक की एक तरह का नृत्य है, मार्शल आर्ट नहीं है। आगे देखें 110 में देखें क्या है हमारा, पृथ्वी का कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है। बच्चों वाला प्रश्न है भाई। अंटार्कटिका पूरी बर्फ से ढका हुआ है, इसका लगभग पूरा एरिया, थोड़ा बहुत छोड़ के, तो इसे सफेद लगता है, तो इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। आगे देखें हम लोग, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है। तो भाई राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, विकल्प नंबर डी। ये कब बना है दोस्तों, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। तो ये पहले दोस्तों आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये ऐसे समझाते हैं आपको। पहले ये सीएसओ था, एक छोटा सा सीएसओ था, और एक एनएसएसओ था। तो सीएसओ था और यहाँ पर अगला था एनएसएसओ। तो इन दोनों को मिलाकर तो बना दिया गया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एक बड़ी संस्था है। तो यही है, यही भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है। आगे जरा हम लोग अब देखते हैं
बहुत बढ़िया प्रश्न। 12वें में आपसे पूछा जा रहा है रुपया शब्द किस वर्ष भारत की मुद्रा के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 112 वाला है, तो इसमें रुपया दिया है कि रुपया किस वर्ष भारत की मुद्रा के रूप में आधिकारिक यानी ऑफिशियली रूप से एक्सेप्ट किया गया। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं विलियम बेंटिक ने के गवर्नर जनरल था, मतलब वायसराय था, उसी के संबंध में 1835। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। विलियम बेंटिक के बारे में जानते होंगे आप लोग, अगर पढ़े होंगे तो, सती प्रथा को वही खत्म किया था। तो 1828 से उसका शासन था 1835 तक। तो 1835 में ये हुआ था। आगे जरा हम लोग देखते हैं 113 में क्या है। भारत सरकार के बजट में राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। तो भाई राजकोषीय घाटा क्या होता है, एक तरह का ये घाटा होता है, आप एक तरह का समझ लिए उधारी होता है। आपके पास जो है आपने 800 रुपए का जुगाड़ किया, आपसे खर्च जो है 1000 हो गया, इसका मतलब आपके ऊपर जो है ये 200 का ये घाटा हुआ। तो ऐसे मोटा मोटा ये समझ लीजिए। तो उसमें उधारी को नहीं जोड़ा जाता है, उधारी को छोड़कर। तो कुल आपने जो खर्च किया उसमें से कुल प्राप्ति निकाल दीजिए, क्योंकि आपने प्राप्ति क्यों पहले व्यय में से हटाना है, क्योंकि जितना आपने खर्च किया है उससे कम आपके पास रहा होगा। तो आपको खर्च में से खर्च ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा में से कम को घटाना है। तो यहाँ कुल व्यय जो हुआ, कुल खर्च हुआ, उसमें कुल जितना आप इकट्ठा किए तो उसे हटा लीजिए, और उसमें उधारी को मत जोड़िए, उधारी को हटा दीजिए। तो फिर जो बचेगा वही आपका राजकोषीय घाटा होगा। ये सी वाला हो गया आपका। आगे चले हम लोग देखते हैं इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का विशिष्ट पहचान। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का विशिष्ट पहचान संख्या क्या होती है। जैसे आदमी का एक पहचान संख्या आधार कार्ड है, ऐसे कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान संख्या क्या कहलाती है दोस्तों। तो उसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। विकल्प नंबर यहां पर हमारा सी हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, विकल्प नंबर डी। आगे देखते हैं जरा हम लोग 115 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि वायरस कंप्यूटर के किस भाग को सबसे पहले प्रभावित करता है। तो भाई वायरस जो होता है कंप्यूटर के, माइक्रोसॉफ्ट के, यानी जो उसमें उसका एक तरह का हार्ड डिस्क होता है, उसको सबसे पहले प्रभावित करता है, जो डेटा को डैमेज कर देता है। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा 115 का ए। आगे अगर हम लोग चलते हैं, पद्म पुरस्कार को कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। सीधी सी बात, बच्चों वाला प्रश्न है। 3 भागों में बांटा गया है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। चले हम लोग 117 में अब देख लेते हैं। 117 में आपसे पूछा जा रहा है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो उस संस्था का नाम बता दीजिए। तो यूएनडीपी, विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। 117 का सी हो जाएगा, यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे चले हम लोग देखते हैं जरा 118 में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। बायो इंडिकेटर के संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कौन सी एक प्रमुख जैव संकेतक यानी बायो इंडिकेटर है जो वायु प्रदूषण प्रति संवेदनशील होती है। तो भाई लाइकेन होती है। लाइकेन का पौधा जहां वायु प्रदूषण रहता है, वायु प्रदूषण में कहां, जहां सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वायु वहां बहुत ज्यादा है, तो वहां लाइकेन नहीं उगता है, मुरझा जाती है। तो ये पता चल जाता है कि यहाँ वायु प्रदूषण है। इसमें वायु प्रदूषण में किसका ज्यादा मात्रा है, सल्फर डाइऑक्साइड का। आगे जरा देखते हैं हम लोग 109 में क्या कहा गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भाई आप जब ये संविधान का भाग 4 पढ़ोगे, भाग 4 में डीपीएसपी लिखा है, तो इसमें अनुच्छेद आप 36 से 51 तक पढ़ोगे, तो आपको अनुच्छेद 50 में ये मिलेगा कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका से अपने आप को अलग रखे, जिससे न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। तो विकल्प नंबर 50 हो जाएगा आपका, यही है। आगे जरा देखते हैं और बाकी यहाँ तो आप जानते हैं, यहाँ ये पर्सनल लिबर्टी का मामला है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक तरह के संविधान की आत्मा इसे कहा जाता है, ये है, और ये संविधान संशोधन संबंधित है। तो सी वाला हो जाएगा हमारा। आगे जरा देखते हैं 120 का। भारत में संविधान ये सॉरी भारत में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों 169 आर्टिकल 169 के द्वारा संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर सकती है या गठन कर सकती है, विकल्प नंबर ए। आगे जरा हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। आप सभी प्रश्नों पर
एक एक छूटने न पाए कोई प्रश्न, जरा ध्यान देंगे, क्योंकि फैक्चुअल कंसेप्चुअल हर एक टाइप के प्रश्न है। तो 21 में कह रहा है कौन सा पठार भारत के खनिज भंडारों के लिए, खनिज भंडार यानी मिनरल बेल्ट के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे भाई यही तो है अपना छोटा नागपुर का पठार, जहां पर विभिन्न प्रकार की धातुएं, कोयला, ये सब जो है वहां से प्राप्त होते हैं। तो भारत का रूह कहा जाता है, ये छोटा नागपुर को भारत का रूह भी कहा जाता है। इसमें तांबा, खनिज, कोयला सब मिलते हैं। आगे जरा देखते हैं हम लोग, ये भारत की किस भूमि को पानी का महाद्वीप कहा जाता है। तो ये नाम है दोस्तों महाद्वीप, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप पहले देखिए भारत के किस भूभाग को, यानी वो भारत का ही भूभाग है और उसे पानी का महाद्वीप कहा जाता है जहां पानी बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों यही मेघालय के चेरापूंजी, जहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है। विकल्प नंबर बी मौनीसराम चेरापूंजी। चले हम विचार कर रहे हैं, विचार कर बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों पहला अगर पढ़ेंगे, भारतीय मूर्तिकला में उत्कीर्ण और उभार चित्रण की तकनीकों का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आया है। यस, होता आया है, ये तो सच बात है। मंदिरों की मूर्तियों में मुद्रा, आयुध और वाहन की पहचान से देवी देवताओं की विशिष्टता को समझाया गया है। यस। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरे वाले कथन में जो आपसे कह रहा है, खजुराहो और ओडिशा के मंदिरों में अधिकांश मूर्तियां यानी आधा से अधिक पूर्णतः, यहाँ पर पूर्णतः न दे दिया होता तो बात अलग होती। कह रहा है पूर्णतः गोलाकार प्रतिमाएं। तो दोस्तों पूर्णतः गोलाकार प्रतिमाएं नहीं है, कुछ ही है, कुछ अलग भी हैं। तो इसलिए यह गलत हो गया आपका तीसरा। तो तीसरा को हम गलत कर दे रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बच रहा है आपका केवल ए। तो ये आपका आंसर हुआ। आगे चले हम लोग देखते हैं 124 में आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न। विलियम एजे अर्काबोल्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, जरा बताइए। तो वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। यस, ये भी बात सही है। ये एकदम ऐसा ही प्रश्न इस बार यूपीपीसीएस 2024 वाले में इसी टाइप का एक प्रश्न पूछा है, आप देख सकते हैं जाकर। तो वे म्योर सेंट्रल कॉलेज के प्राचार्य थे। हाँ भाई थे। वे लाहौर के प्राचार्य थे। तो नहीं दोस्तों, ये बात गलत है। तो ये जो है वो था जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उस कॉलेज के प्राचार्य थे। तो ये गलत है, लाहौर के नहीं थे। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो यही गलत वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये बी वाला सही नहीं है, बाकी सब अपनी जगह पे सही है। आगे चलें, देखते हैं। तो हमारा हो अब 124 हो गया, 125 पे चलते हैं हम लोग। 125 में देखते हैं क्या है। तो 125 में हमसे कथन कारण वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तरफ यहाँ कथन है और दूसरी तरफ कारण है। तो बता रहे हैं कौन सा उत्तर होगा आपका, जरा बताइए आप। तो कथन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पारंपरिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरी देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। तो दोस्तों ये बात तो सही है। जो पारंपरिक पुराने राष्ट्रवादी थे उनको लगता था ब्रिटिश राज ईश्वरी देन लगता था, भाई जो भी है ईश्वरी देन है, ठीक है, मारो मत भगाओ मत इन्हें, सही है। तो उनका उसका उद्देश्य आधुनिक, जो लोग आधुनिकीकरण कर रहे थे तो उनको उसी मजारक, भाई ये तो हमारे आधुनिकीकरण करने पर लगे हुए हैं। तो ये बात सही है कथन। उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। यस, तो ये इसी से थी, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें भी सत्ता में थोड़ा भागीदारी दे दें। तो ये सही है और ये इसे कारण भी स्पष्ट कर रहा है। तो हमारा सी हो जाएगा आंसर, यहाँ पर सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। 25 का हमारा हो गया सी। आगे हम देखें अगर इसे 26 वाले में, तो 26 वाला में एक बहुत अच्छा प्रश्न है, 1857 की वार से संबंधित प्रश्न है। तो कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा हमारा सही है। तो सही है कि सही नहीं है, गलत है, ये सब चीजें पहले मार्किंग किया करिए। तो बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। यस दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, फेमस है, इसमें कोई वो नहीं, फेमस फैक्ट है, बहुत सारे प्रश्नों में पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकार होने की मान्यता दे दिया था। तो गलत है दोस्तों, कहाँ दिया था, इसीलिए तो रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी जो है। तो विकल्प नंबर हमारा जो है दूसरा का, तो ये गलत हो गया। तो केवल एक सही है हमारा, सी वाला सही होगा। उसने मान्यता कहाँ दिया डलहौजी ने। ये हमारा अब चल रहे हैं 127 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है यहाँ पर दिया है, विदेशी यात्रियों
का आरोही क्रम बताइए, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ये क्रम बताइए। तो दोस्तों अगर इन सबको पढ़ेंगे, चीनी यात्री, तो इनका एक ट्रिक होता है, ये कई सारे बच्चों, कई सारे मैं क्लास में बताया भी हूं, कई सारे फी, PHI, PHI, फिर ए कर देता हूं, फी ए। तो फी ए से क्या हमारा बन रहा है, पहला नंबर पर फाहियान आना चाहिए, ये चौथा जो है ये पहले नंबर पर आ जाएगा। कहाँ है चौथा पहले नंबर पर, यहाँ है बी में, तो यही हमारा आंसर होगा, फाहियान आएगा। फिर एच है तो ह्वेनसांग आ जाएगा, फिर ई है तो इत्सिंग आ जाएगा, लास्ट में ए है तो अल्बरूनी आ जाएगा। तो यही है हमारा, बन गया। आगे जरा हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग 128 वाले में अगर देखें तो हमें क्या प्रश्न दिया है, तो ये मैचिंग वाला प्रश्न है, तुरंत हो जाएगा, थोड़ी ही जानकारी में हो जाएगा। लेखक हैं, दूसरी तरफ उनके पुस्तक का नाम है। जरा देखते हैं हम लोग लेखक और उनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो पहले नंबर पर दोस्तों हमें ये दिया गया है हमारे यहाँ, ये ए में लल्लन जी गोपाल, लल्लन जी गोपाल दिया है दोस्तों। इकोनॉमिक ऑफ लाइफ नॉर्दर्न इंडिया नाम की इन्होंने पुस्तक लिखा था, तो ये कहाँ है, द इकोनॉमिक ऑफ लाइफ ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तो ये 2 पर आ जाएगा। हबीब निजामी जो हैं ये लिखे हैं दोस्तों, ये खिलजियों के बारे में लिखे हैं, ये हबीब एवं निजामी, ये खिलजियों के शासनकाल के बारे में लिखा है, हिस्ट्री ऑफ खलजीज लिखा है यान, तो यहाँ ध्यान देंगे तो मिल जाएगा आपको, यस। तो यहाँ पर हम देखें, ए वाला हमारा 2 पे जाना चाहिए, बी वाला 3 पे, तो ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर, तो ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर जाएगा। तो कुछ तो गलती हुई है हमसे, यहाँ पर तो नहीं हुआ। जरा हम लोग देखते हैं, हबीब एवं निजामी, तो ये तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सल्तनत पे जाएगा दोस्तों, मेरे तक खिलजी पर नहीं है, ये हबीब निजामी वाला, ये जो सल्तनत वाले पर जाएगा, यस, ये इस पे जाएगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द इंडिया दिल्ली सल्तनत, यस, खलजीज के बारे में नहीं होगा, तो ये हमारा अब सही हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं डी वाला हमारा आंसर होगा, और सी वाला हमारा तीसरे पर आ जाएगा। ये KS लाल हैं, ये हिस्ट्री ऑफ खलजीज ये आ जाएगा, और राजा दशरथ शर्मा ये अर्ली चौहान पर आ जाएगा, यस। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 29 वाले में। तो 29 वाले में क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। लाइसेंस राज, जिसे लाल फीता शाही कहा जाता है, लाइसेंस राज क्या होता है दोस्तों, कोई भी आज उद्यम थोड़ा करने जा रहे हैं तो आपको हर एक ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, जगह जगह जाना पड़ेगा, लाइसेंस परमिशन लेना, कागज पत्तर, ये वाला काम। तो लाइसेंस राज व्यवस्था की प्रमुख आलोचना में कौन सी थी, तो यही है दोस्तों। आपको शुरुआत में ही, जिसे राहुल गांधी 2024 के चुनाव में बहुत भाषण दे रहे थे कि हम ये बहुत सारे चीज़ों पर से लाइसेंस हटाएंगे और छूट देंगे, जब वो व्यक्ति अपना उद्यम शुरू कर लेगा, अपना उद्यम खड़ा कर लेगा, तब उसे कागज पत्तर लाइसेंस जरूरत पड़ेगी, शुरुआत में हम उसे खुला छूट देंगे। तो ये बात आप लोग भाषण सुने होंगे तो आपको समझ में आती होगी, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति को इतना ज़्यादा पहले ही ऑफिस का चक्कर लगवा दोगे तो दम टूट जाएगा उसका, वो अगर कुछ अंदर उसके अंदर इनोवेशन है तो नहीं कर पाएगा। तो यही है, नवाचार एवं आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित देने के लिए इसकी आलोचना की जाती है, भाई ये लाइसेंस राज को कम किया जाए। आगे जरा देखते हैं हम लोग, यदि कोई राज्य सरकार संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो नागरिक क्या कर सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा संविधान का चौथा भाग अनुच्छेद 36 से 51, तो उसमें आपसे कहा गया है कि यह प्रवर्तनी नहीं है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यह प्रवर्तनी नहीं है, इसका मतलब आप इसे न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते अगर लागू सरकार नहीं करे, क्योंकि यह सरकार का कर्तव्य है, सरकार कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। तो यही है, आप कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी नहीं है, यस। तो अगर सरकार ये DPSP को लागू नहीं करती तो आप कुछ नहीं कर सकते। आगे जरा देखते हैं 131 में कौन सा अनुच्छेद राज्य को धर्मनिरपेक्ष रखने की भावना को अभिव्यक्त करता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 25 भी है, धर्म की स्वतंत्रता, 26 भी है, संस्कृति, ये 27 भी है, और सभी को एक जैसे देखे, यानी सही है, डी वाला सभी है, धर्मनिरपेक्ष संबंधित है। आगे जरा हम लोग 32 वाले को देखते हैं।
न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक संज्ञा किस अनुच्छेद के तहत दिया है? तो भाई अनुच्छेद 32, जिसे अम्बेडकर साहब संविधान की आत्मा कहे थे, तो यही संविधान का संरक्षक है। अगर किसी के साथ अन्याय होता है, मूल अधिकार उसका छीना जाता है, तो डायरेक्ट चला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। आगे जरा हम लोग देखें 133 वाले में, तो न्यायपालिका को संविधान का रक्षक क्यों कहा जाता है, जरा देखते हैं। न्यायपालिका को संविधान का रक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह संविधान की व्याख्या करती है और उसके उल्लंघन की स्थिति में अधिकार सुनिश्चित करती है। डी वाला हो जाएगा हमारा। आगे 134 वाले को अगर हम देखें, तो इसमें आपको कथन दे दिया है, कारण दे दिया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जी बिल्कुल है, कोई शक नहीं। संविधान नागरिकों की किसी भी धर्म को मानने, जानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, जी इसीलिए तो है धर्मनिरपेक्ष। तो ए और बी दोनों सही हैं। बी ए का कारण भी स्पष्ट कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा दोनों ये कुछ निष्कर्ष। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है। तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, ये तब यहाँ पर जो हो जाएगा वो दोनों से निष्कर्ष निकल रहा है, यस। तो सी वाला हो जाएगा हमारा कि दोनों से निष्कर्ष निकल रहा है इन सब बातों का। आगे जरा हम 35 वाले में देखते हैं, तो इसमें आपसे कह रहा है लोकतंत्र और न्याय। लोकतंत्र और न्याय संविधान के किस भाग से में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं? लोकतंत्र और न्याय संविधान के किस भाग से स्पष्ट हैं? दोस्तों ये प्रस्तावना में है, प्रस्तावना में ये सब बातें लिखा हुआ है। आप लोग अगर प्रस्तावना को एक बार अगर अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो इसमें कर ले जाएंगे, क्योंकि उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे मूल्य इसमें घोषित किए गए हैं प्रस्तावना में ही। आगे अगर देखें हम लोग 36 में दोस्तों अगर हम लोग देखें, तो इसमें आपको वही मैचिंग वाले प्रश्न दिए गए हैं। बहुत अच्छा, तुरंत हम लोग कर लेंगे ऐसे ही थोड़ी ही जानकारी में। अनुच्छेद और प्रावधान, तो दोस्तों 243 अनुच्छेद को कौन सा, 243 के ये सब दिया है, पंचायतों से संबंधित है। आप लोग समझ गए 243 देखकर। तो पंचायतों में जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया है कि भाई SC ST को आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए, तो यस पंचायतों में आरक्षण से संबंधित है। के जो है इलेक्शन से संबंधित है, राज्य निर्वाचन आयोग से, यस। और जी जो होता है पंचायतों की शक्तियां, एच पंचायतों को वित्तीय शक्तियां। तो सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, आपका ए हो जाएगा डी। आगे चले हम लोग देखें अगर, बहुत अच्छा, यदि राज्यसभा में कोई धन विधेयक पारित नहीं होता है तो क्या होगा? दोस्तों आप लोग जानते हैं धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में इसको एक तरह से बताया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। धन विधेयक वही होगा जो अनुच्छेद 110 से संबंधित होगा। तो जहां एक समझ लीजिए धन विधेयक उसे कहते हैं जो जहां पैसे का, फाइनेंस का बहुत बड़ा लेन देन होता है, वहीं उधारबाड़ी से संबंधित। तो धन विधेयक पारित नहीं होता है तो क्या होगा? राज्यसभा में। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में बहुत कम शक्ति मिली हुई है। अगर राज्यसभा नहीं पारित करता है तो 14 दिन के अंदर ऑटोमेटिक को पारित माना जाता है। तो डी हो जाएगा हमारा। 138 में हमारा क्या है? किसी राज्य सरकार ने 18 वर्ष से कम, किसी राज्य सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की। निम्नलिखित में से यह किस संवैधानिक तत्व के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ये 18 वर्ष से कम बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा दे देना, बच्चों को पढ़ा देना, ये सब DPSP के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्व DP, ये सब DPSP के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। तो इसी में कहा गया है। और अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं उनके पोषण और शिक्षा का ख्याल सरकार रखे। और अनुच्छेद 46 में कहा गया है दोस्तों कि SC ST या कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए भी सरकार काम करे। क्यों? और जो EWS आरक्षण दिया गया था तो इसी का हवाला दिया गया था, भाई ऐसा कहा गया है कि जो कमजोर हैं हम तो कमजोरों को उठा रहे हैं। तो यही बात है। तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा डी। आगे देखें हम लोग 139, साइमन कमीशन भारत का आगमन 1927 में हुआ था। जी बिल्कुल, इसी समय लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि साइमन कमीशन में सभी श्वेत थे, सभी अंग्रेज थे।
तो कारण में भी यही बात लिखा है, साइमन कमीशन में सभी सदस्य भारतीय थे, तो सरासर उल्टा बात लिखा है, सभी अंग्रेज थे, सभी भारतीय नहीं थे। तो ए सही है, आर गलत हो जाएगा। आगे जरा देखते हैं 40 में। तो दोस्तों 40 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 40 में हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करें। एक तरफ प्रस्ताव दे दिया गया है योजना, दूसरी सूची में वायसराय, किस वायसराय ने कौन सा प्रस्ताव या योजना लेकर आया था। तो अगर हमें कुछ नहीं जानते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो हम इसको भी तोड़ के रख देंगे। तो देखें, नाम से ही लग रहा है लॉर्ड वेवेल कौन यहाँ पर वेवेल योजना दिख रही है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि वेवेल योजना के बारे में आप जानते हैं या ना जानते हो। तो यहाँ नाम भी है तो आप इसी को लगा देंगे, लॉर्ड वेवेल लेकर आया होगा। माउंट बेटन योजना, जिसे मनबाटन योजना कहा जाता है, जिसने पाकिस्तान का मन बांट दिया, भारत को 2 टुकड़ों में कर दिया, तो मनबाटन हो जाएगा इस पे। तो हमारा अब हम जान लो, नाम वाला नाम से ही मिला दिए। अब हम लोग देखें हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बी वाला 1 पर, बी 1 पर कहाँ है, बी 1 पर यहाँ है, और ये डी वाला 3 पर, डी वाला 3 पर यहाँ है, तो ए हो जाएगा हमारा। इतने से हम लोग पता पा गए। और लेकिन हम लोगों को क्रिप्स मिशन के मालूम है 1942 में आया था। ये कौन लेकर आया था, ये इटली लेकर आया था। तो विकल्प नंबर ए वाला हमारा जो है, ये इटली नहीं लेकर आया था यार, यही 2 वाला लेकर आया था, मिल तो गया है, लार्लिन लिथगो। और ये कैबिनेट मिशन, ये इटली लेकर आया था, तो ये वाला हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों हम लोगों ने ये अपनी विजन एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज थी, इस टेस्ट सीरीज का जो है, इस टेस्ट सीरीज का ये दूसरा टेस्ट हम लोगों ने जीएस वाले पोर्शन को खत्म कर दिया है। जीएस वाले पोर्शन को, टेस्ट दूसरे का जीएस वाला पोर्शन खत्म। अब इसी टेस्ट 2 का हम लोग सामान्य हिंदी वाला पोर्शन लेकर आएंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम फिर टेस्ट 3 लेकर आएंगे इसके बाद, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह से पढ़ाते हैं। पहले टेस्ट में हम लोगों ने देखा कि जीएस को 2 पार्ट में देखा, फिर हिंदी देखा। अब दूसरे टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने जीएस को 2 पार्ट में किया, 70-70 करके। अब हम लोग ये हो जाएगा, फिर दूसरे का हिंदी लेकर आएंगे, और फिर ये हो जाएगा तो तीसरा लेकर आएंगे। इसी तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग इसी दूसरे टेस्ट सीरीज के सामान्य हिंदी के साथ।